वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आपके सवाल जो हम शो पर लेते हैं और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं वो आप कहां भेज सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। आप अपने सवाल लिखित रूप में भी पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो सवालों का वीडियो शूट करके भी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हम आपके सवाल शो में शामिल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त आ गया है आपको हमारे मेहमानों से मिलाने का। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और यहाँ पर आप उनका तारुफ कराते हैं आपसे। हमारे साथ कीर्तन शाह जुड़ गए हैं जो कि क्रेडेंस वेल्थ एडवाइज़र के सीईओ फाउंडर है, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं JST इन्वेस्टमेंट्स के CIO आदित्य शाह। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और इस शो के ज़रिए हमारी कोशिश बस यही होती है कि निवेशकों को, दर्शकों को आर्थिक आज़ादी की ओर लेकर जाया जाए और ख़ास तौर से बाज़ार के इस अस्थिरता वाले माहौल में, उतार चढ़ाव के माहौल में जो भी उनकी दुविधाएं हैं निवेश को लेकर, उसका समाधान निकाला जाए। तो चलिए शुरुआत करेंगे और अंकित कलीता हमारे पहले दर्शक हैं फ़ोन लाइन पर, इनसे बात करते हैं। अंकित नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ मैडम, मैं असम से बोल रहा हूँ। हेलो जी अंकित बोलिए। हाँ मैडम, मैं असम से बोल रहा हूँ। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है अंकित, सवाल पूछिए अपना। हाँ मेरा सवाल था, मेरा पोर्टफोलियो को देखा। हाँ मेरा पोर्टफोलियो को रिव्यू थोड़ा सा। चलिए आपके पोर्टफोलियो को हम रिव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने अपना सवाल हमें भेजा है। 6,000 रुपये आप फिलहाल लगा रहे हैं 5 फंड्स में, और आपका जो लक्ष्य है वो है 1 करोड़ का 17 साल में। और ये सवाल हम आदित्य को देंगे। आदित्य, मुझे आवाज़ नहीं आ पा रही है अंकित की, लेकिन ये सवाल आपके पास भी है। जो स्कीम्स फ़िलहाल आपको दिखाई दे रही हैं 17 साल के लिहाज से, इनमें बदलाव करने की ज़रूरत है? गुड इवनिंग कविता मैम। जैसे कि व्यूवर ने बताया कि उन लोगों का टारगेट है 17 साल के अंदर उनको 1 CR का कॉर्पस चाहिए। तो जिस तरीके से वो 6,000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं, तो अगर हम 12% का रिटर्न गिने, जो कि हम म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करते हैं 10 से 12% का रिटर्न, तो वो अपने टारगेट्स की तरफ पहुंच नहीं पाएंगे। उनका टारगेट 45 से 50 लाख की तरफ ही आके रुक जाएगा, और हो सकता है कि प्रॉब्लम हो उनको आगे जाके। तो इसको काउंटर एक्ट करने का दो तरीके हैं। या तो वो अपने SIPs को धीरे धीरे इंक्रीज करें, हर साल 5 से 10% की इंक्रीज करते रहें SIP को, तो हो सकता है कि वो अपने गोल को मीट कर सके। या फिर वो अपने टाइम होराइजन को अगर थोड़ा बढ़ा पाए, वो SIP के नंबर को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो अगर वो टाइम होराइजन को थोड़ा सा बढ़ा पाए तो हो सकता है उनका गोल फिर मीट हो जाएगा। ये हुई एक बात। दूसरी बात, अगर मैं उनकी पोर्टफोलियो की तरफ देखूं, तो मैंने ये नोटिस किया है कि उन्होंने बड़े सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स को खरीद रखा है। इतने सारे फ्लेक्सी कैप्स को पोर्टफोलियो में होने की कोई जरूरत नहीं है, तो उनको थोड़े फ्लेक्सी कैप फंड्स को कम करना चाहिए। दूसरा, जो डिजिटल म्यूचुअल फंड उन्होंने लेके रखा है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो पूरे IT सेक्टर के अंदर अप साइकिल है, बट बहुत बार ये भी होता है कि डाउन साइकिल भी आती है, और प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टर्स को कि बहुत टाइम तक ये सेक्टोरल फंड्स जो है वो रिटर्न नहीं दे पाते। तो थोड़ा सा सेक्टोरल फंड्स में दूर रहना चाहिए उनको। फ्लेक्सी कैप फंड्स में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके 1 या मैक्सिमम 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स में वो अगर रहें तो बेटर है। और तीसरा, थोड़ा सा SIP को स्टेप अप करेंगे, तब वो 17 साल में अपना जो गोल है वो धीरे धीरे करके मीट कर पाएंगे। कंसिस्टेंटली SIP को बढ़ाना है 10% से, और 10 से 12% की अगर वो अपेक्षा रखेंगे तो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर बुनियादी तौर पे आपने बहुत ही सिंपल सी सलाह दे दी है। सिंपल तो नहीं कहूँगी, बहुत ही सधी हुई सलाह दी है एक्चुअली। और निवेशकों को जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इसी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। हालांकि हम नहीं जानते हैं कि जो हमारे दर्शक है क्या वो नए तरह के इन्वेस्टर हैं या वो एक मंझे हुए इन्वेस्टर हैं। लेकिन कीर्तन, जैसा कि आदित्य ने भी कहा है कि सेक्टोरल फंड से हम कहते हैं कि दूर रहने की सलाह हमेशा रहती है, लेकिन कभी ना कभी तो वो स्टेज आती होगी ना कीर्तन, जब आपको सेक्टोरल फंड्स
अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए, वो किस तरह की स्टेज होगी एक इन्वेस्टर के लिए? अगर डाइवर्सिफाई भी मुझे अगर करना हो तो वो पोर्टफोलियो किस लेवल तक पहुंच जाए ताकि मैं डाइवर्सिफाई करूं सेक्टोरियल एरियाज में? कविता जी, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर की जब हम बात करते हैं, उनके लिए ये समझ पाना या प्रिडिक्ट कर पाना कि कौन सा सेक्टर अब चलेगा और कौन सा साइक्लिकल अपटर्न में और डाउनटर्न में, वो बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर आप हाइंडसाइट की बातें करें तो बड़ा ईज़ी है आपको प्रिडिक्ट कर पाना कि पिछले 2 साल में जो भी हुआ था, जिसकी वजह से फार्मा चला, या डिमांड सप्लाई में गैप है जिसकी वजह से प्रोबेबली जो कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स है वो चल रहे हैं। पर एक रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से ये अंदाज़ा लगा पाना कि कौन-सा सेक्टर अब आगे चलेगा, मुझे नहीं लगता है ये एक रिटेल इन्वेस्टर बड़ी आसानी से कर पाएगा। ये किसी एक प्रोफ़ेशनल की सलाह पे अगर आप कर रहे हैं तो बात अलग है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका पोर्टफोलियो किसी हद तक बड़ा हो जाता है, तो उस बड़े पोर्टफोलियो में छोटा-सा सेक्टोरियल एलोकेशन अगर आप दे भी देंगे, तो उसका कोई इम्पैक्ट लार्जली पोर्टफोलियो पे नहीं आएगा। तो मान लीजिए, अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और आपने 4-5% किसी एक सेक्टोरियल फंड में डाल भी दिए, और अगर उस सेक्टोरियल फंड ने आपको 5% रिटर्न ज़्यादा दे भी दिया, तो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो पे 0.25% का ही इम्पैक्ट आएगा। तो जब तक आप साइज़ेबल बेट नहीं लेते सेक्टोरियल फंड में आपके पूरे पोर्टफोलियो पे, उसका इम्पैक्ट आपके पूरे पोर्टफोलियो पे दिखना उतना ज़्यादा खुलकर नहीं दिखेगा या उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर आपको साइज़ेबल पोज़ीशन लेनी है आपकी पोर्टफोलियो में, तो मुझे ऐसा लगता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगले 3 या 5 साल में प्रोबेबली कौन-सा सेक्टर अच्छे से परफ़ॉर्म करने वाला है। पर वो शायद मेरे हिसाब से एक प्रोफ़ेशनल एडवाइस पे करना चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो थोड़ा-सा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, एक और सवाल जो कि आदित्य मैं चाहती हूँ कि आप विस्तार से हमको समझाएं। कुछ सालों पहले तक मुझे सवाल आते थे जहाँ पे लोग कहते थे कि अच्छा, रिटायरमेंट के लिए हमें 50 लाख चाहिए, फिर 75 लाख चाहिए। आजकल ना हर किसी के सवाल में 1 करोड़ रुपए तो होते ही होते हैं जो रिटायरमेंट कॉर्पस के तौर पे उनको इकट्ठा करना होता है। एक तरह से ये सवाल पढ़ के हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि लोगों में निवेश की जागरूकता भी बढ़ रही है और उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाने से और आप अपने रिटायरमेंट लक्ष्यों को पा सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये पीपीएफ और पीएफ और सोना और रियल एस्टेट के बाहर भी बनाई जा सकती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 1 करोड़ भी काफ़ी है? तो अगर मुझे मेरा पहला 1 करोड़ रुपए जमा करना हो आज की तारीख में, लगा लीजिए मेरे पास 20 साल का समय है, कितने की एसआईपी अप्रॉक्सीमेटली मुझे शुरू करनी होगी? कितने की राशि की? मैम, सबसे पहली बात तो ये कि हर एक इंसान के लिए 1 करोड़ या 2 करोड़ काफ़ी नहीं होते हैं। उनको सबसे पहले ये देखना होता है कि उनके एक्सपेंसेस क्या हैं और उस एक्सपेंस को एक्स्ट्रापोलेट करके 20 साल के बाद उनको कितनी रकम लगेगी वो कैलकुलेट करना होता है। वो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत जगह देखता हूँ कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो एक रैंडम नंबर ले लेते हैं रिटायरमेंट के लिए और सोचते हैं कि हमें ये कॉर्पस चाहिए। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले एक्सपेंसेस को हम लोग रिकैलिब्रेट करके देखते हैं कि 20 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे या 25 साल के बाद आप रिटायर होंगे तो क्या पैसे लगेंगे आपको उस टाइम के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपका लिविंग स्टाइल क्या है और कितना अपग्रेडेशन होगा एज लाइफ प्रोग्रेसेस। तो पहली बात ये होगी। अब दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल अभी कोई भी नया रिटेल इन्वेस्टर है जो कि अभी स्टार्ट कर रहा है और उसको समझ लीजिए 15 से 20 साल के अंदर 1 CR का कॉर्पस चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल बात है। अभी आप एसआईपी से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने पिछले दर्शक को बताया, अगर वो 6,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो वो 17 साल में 50 लाख तक पहुंचेंगे। तो इसका क्या उपाय है? आप कैसे 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं अगर आपने 17 साल तक आपको 17 साल तक एसआईपी करनी है? तो वेरी सिंपल, आप 6 से 8,000 की एसआईपी जो आज कर रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिए। बट आप ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, 10-10, 15-15% के इंक्रीमेंट में आप एसआईपी को बढ़ाते रहिए, जो कि आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको बहुत बड़ा अमाउंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, बट आप 5-5, 10-10% के इंक्रीमेंट में एसआईपी को बढ़ाते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी एसआईपी 6,000, 7,000 से 10,000, 11,000 हो गई और वो धीरे धीरे कंपाउंड होती रहेगी और आपका जो लक्ष्य है 1 CR या 2 CR जो भी आपका लक्ष्य है वो आप अचीव कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि
8,000 की SIP से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो हर साल उसको एटलीस्ट 10% से बढ़ाइए, क्योंकि मैं मानता हूं कि इंडिया में इन्फ्लेशन 4 या 5% नहीं है, 8 या 9% मिनिमम इन्फ्लेशन हर एक चीज में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप उतने से अपनी SIP को बढ़ा पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपके जो गोल्स हैं, जहां हम कहते हैं कि हमें 1 CR चाहिए, वो आराम से धीरे से कंपाउंडिंग साइकिल में होगा। पर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अप साइकिल में पैसे को वापस नहीं लेना है, डाउन साइकिल में भी पैसों को वापस नहीं लेना है, और कंसिस्टेंटली आपको डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना है। चलिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया गया कि कैसे आपको अपने 1 करोड़, क्योंकि वैसे तो देखा जाए रिटायरमेंट के कॉर्पस के हिसाब से तो ये काफ़ी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको निवेश की शुरुआत कर देनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन शो को आगे बढ़ाएंगे और अगले दर्शक को शो में शामिल करेंगे। काफ़ी देर से ये फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं कांति लाल पटेल। नमस्कार पटेल साहब, बताएं क्या सवाल है। मेरे को अभी 5 लाख इन्वेस्ट करने का है SIP में लम से। अच्छा, 5 साल के 5 साल के लिए आपको 5 लाख रुपए डालने हैं। कोई खास मकसद है आपका इस राशि को लेकर? क्या करना चाहते हैं 5 साल के बाद? कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? 5 लाख, उसके बाद 10 लाख या 12 लाख हो जाएगा SIP। कोई आपका फाइनेंशियल गोल है? अच्छा, लेकिन ये जो 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद आप चाह रहे हैं कि 10 से 12 लाख रुपए ये पैसे हो जाएं, ये रकम हो जाए, इसको लेकर कोई आपका आर्थिक लक्ष्य है, कोई गोल है आपका जो पूरा करना है? गोल तो अभी मेरे आगे जाते मकान खरीदने का। तो आप मकान की डाउन पेमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करना उसके हाँ जी, अभी ऐसे मेरे पास पड़े ही है, तो मैं उसमें SIP में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास जो मौजूदा पोर्टफोलियो है उसकी जानकारी तो आपने हमें नहीं दी है, लेकिन चलिए यहाँ पर जितना भी हमारे आपको अपना सवाल हमें वापस से व्हाट्सएप करना होगा। फिलहाल जो 5 लाख रुपए आपको 5 साल के लिए डालने हैं, कीर्तन शुरुआत कैसे की जाए इस इन्वेस्टमेंट की? आई थिंक कविता जी, सबसे पहले तो एक अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर 5 साल का नजरिया लेके आ रहा है, क्योंकि आज के मार्केट में आप जितनी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना कम समय आप पैसा निवेश करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो वॉलेटाइल रहेगा। तो सबसे पहले 5 साल का समय अच्छा है, इंटरेस्टिंग टाइम्स है, और 5 साल से नीचे मेरे हिसाब से इस समय आपको निवेश नहीं करना चाहिए। अब अगर आपके पास 5 लाख है, तो मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि देखिए, कभी भी एक आप मॉडल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें तो उसमें 2 चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान दें। सबसे पहले तो जब आप एक पोर्टफोलियो इकट्ठा कर रहे हैं, क्या आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से तीनों मार्केट कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? अगर हाँ, तो वो लेना चाहिए। दूसरा, आपको थोड़ा-सा एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन अगर अपॉर्च्युनिटी मिले और आपके रिस्क प्रोफाइल में सेट हो, तो वो भी एक थोड़ा-सा लेना चाहिए। पर सबसे इम्पोर्टेंटली जो मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शक या इन्वेस्टर्स टिपिकली नहीं लेते हैं या नहीं समझ पाते कि हर एक फंड मैनेजर की स्टाइल अलग होती है इन्वेस्टमेंट की। कुछ फंड मैनेजर्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, और ग्रोथ तरीके की इन्वेस्टिंग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में चलती है और वैल्यू इन्वेस्टिंग एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्क करती है। तो अगर आप ये तीनों कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक मॉडल पोर्टफोलियो में निवेश करें, तो आई थिंक रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे उस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है। इन तीनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इनको इन 4 फंड्स में निवेश करना चाहिए। ICICI वैल्यू डिस्कवरी, PPFAS फ्लेक्सी कैप, मिरा एसेट्स लार्ज कैप और एक्सिस मिड कैप। ये 4 फंड्स का कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लगता है, ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई, वो कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। चलिए, तो ये 4 फंड्स में आपको ये राशि डाल देनी चाहिए। कीर्तन, मुझे बताएं कि किस प्रपोर्शन में डालने चाहिए पैसे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इक्वली डिवाइड कर दे तो सबसे ईजी है, क्योंकि इस समय पे ये प्रिडिक्ट कर पाना कि इन तीनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी अगले 5 साल चलेगी, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। पर अगर फिर भी थोड़ा ग्रैन्युअल देखने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1 डेढ़ 2 साल में वैल्यू स्कीम्स थोड़ा-सा अच्छा परफॉर्म करेगी मार्केट वैल्यूएशंस को नज़र में रखते हुए। तो मैं थोड़ा-सा एलोकेशन PPFAS, फ्लेक्सी और ICICI वैल्यू डिस्कवरी को ज़्यादा देना चाहूँगा वर्सेस मिराई और एक्सिस। कांतिलाल जी, उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करेंगे इन तमाम फंड्स पर सलाह जो आपने सुनी है उसकी बदौलत। लेकिन अगले दर्शक सुनील घोष हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील सर, नमस्कार। बताएं
आपको रिटायरमेंट की स्ट्रैटेजी चाहिए हमसे? हाँ हम नमस्ते मैम। जी नमस्ते सर, पूछिए। आई रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। आई विल इन्वेस्ट अच्छा। इन निफ्टी 20 ऑफ ₹20 लाख फॉर 10 ईयर। तो आपका सजेशन चाहिए मैम। 10 साल के लिए आपको करना है? 10 साल, हाँ 10 साल। अच्छा, और 20 लाख है या 15 लाख है? तो राजू जी के आप सुना है, अगर पहले जो राजू जी बोला ना, तो हम और पाँच बढ़ती कर दिया। चलिए, ओके, ऑलराइट। तो आदित्य, मुझे लग रहा है कि ये इनका रिटायरमेंट का कॉर्पस है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। फिर भी अगर हम देखें तो निफ्टी 20 विकल्प तो सही नहीं होगा? मैम जहाँ तक मैंने समझा है वो रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इक्विटी के अंदर। तो सबसे पहले मेरी सलाह उनको ये रहेगी कि आप अपना पूरा एसेट एलोकेशन को चेक कीजिए। अगर आप रिटायरमेंट फेज के अंदर हैं तो आपका इक्विटी एलोकेशन जो है वो मिनिमल होना चाहिए और आपका डेट एलोकेशन बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो की, क्योंकि जो डेट एलोकेशन होता है वो एक फिक्स्ड इनकम क्रिएट करता है जो कि आपके रोज के खर्चों के लिए आपको आवश्यकता होगी उस पैसों को आपको देता है। तो आप पहले एसेट एलोकेशन को चेक कीजिए, मैक्सिमम पैसा जो है वो डेट की तरफ डालिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास 10 से 15% का कोई अगर इक्विटी एलोकेशन बचता है तो आपको लार्ज कैपिश बायस रखना चाहिए, क्योंकि आप इन पैसों को ज्यादा वॉलेटिलिटी इन पैसों के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं मान रहा हूँ कि वो रिटायर्ड हैं और कोई सोर्स ऑफ इनकम उनके पास और नहीं है। तो निफ्टी 20 एक ठीक तरीका है जहां पे आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स में ही सीधा इंडेक्स फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मेरी एक और सलाह होगी कि फ्लेक्सी कैप फंड भी जो एक एक्टिव फंड है वहां पे आप जा सकते हैं। ये 3 फंड्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टर का जो नजरिया है वो 10 साल का है, लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी रिटर्न्स कमाने के लिए। पर वो लमसम मेरी सलाह ये नहीं रहेगी कि आप लमसम में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज की डेट में इक्विटी मार्केट में वैल्यूएशन जो है करेक्शन थोड़ा बहुत हुआ है और स्टिल वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। तो मेरी सलाह यही रहेगी इन्वेस्टर को कि ये 2-3 फंड्स के अंदर इक्वली स्प्लिट करके एसआईपी रूट की तरह जाएं धीरे धीरे करके, और अगले 6-8-10 महीने के अंदर धीरे धीरे शांति से इस पैसे को इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे एसआईपी के रूप से जाएगा तो एवरेज कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और बने रहें इन्हीं फंड्स के अंदर। इवन इफ आप अगर इन्वेस्ट ना कर पाए आगे जाके, अगर आप 10 साल तक इन फंड्स में रहेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न आराम से मिल जाएंगे। पर पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही क्योंकि ये रिटायरमेंट के लिहाज से हम इनको पोर्टफोलियो बता रहे हैं, तो सुनील घोष जी, क्योंकि आपके पास एक और पोर्टफोलियो है जो कि शायद आपने डिटेल्स हमें नहीं दी हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी रिटायरमेंट से जुड़ा कोई सवाल आप भेज रहे हो तो सारी डिटेल्स हमें दें, क्योंकि बहुत सारे पहलू होते हैं रिटायरमेंट के लिहाज से जो हमें कंसिडर करने होते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने में। आदित्य ने आपको फंड्स के नाम बता दिए, आपको बता दिया कैसे किस्तों में निवेश करना है, कहाँ कहाँ आपको सावधानी और एहतियात बरतना है, लेकिन हम फिर भी नहीं जानते कि आप कितने आश्रित हैं इस इन्वेस्टमेंट पर और इस इन्वेस्टमेंट की कमाई पर। इसीलिए बहुत अच्छा होगा अगर इस तरह के सवाल रिटायरमेंट को लेकर, स्पेशली जो सवाल हमें आते हैं, हमें ये बताया जाए कि क्या आपके रिटायरमेंट के बाद की कमाई है या नहीं है, रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे कितने हैं, आपके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां कितनी हैं, ताकि हम आपकी बेहतर से बेहतर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। बहरहाल शो को आगे बढ़ाते हैं। अनिल दहिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं जो कि कीर्तन से सवाल पूछना चाहते हैं। अनिल जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक कविता जी कि कंसीडर किया उन्होंने मेरा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उनको फॉलो अप कर रहा हूँ ट्विटर पे, और आपके रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट प्लान हैं आप शेयर करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल भेजा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सीख जो हम आपको देने की कोशिश करते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में लागू किया हो, उस पर अमल कर रहे हो।
बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो एक सवाल है, मैंने आपको क्वेश्चन भी जी। किया था कि अभी जी। LIC के रिगार्डिंग हम लोग जो भी सोचते हैं कि भाई इनिशियल स्टेज में नो डाउट कि हम लोगों को उतना जानकारी नहीं रहता और हम LIC में इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर प्लान्स को देखकर, लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड के बाद हमारे को रियलाइज होता है कि नॉट इन LIC, वी हैव टू गो इन SIP आल्सो। सो जैसा जी। कि मैंने अपना पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया है, उसमें मंथली मेरा जो इन्वेस्टमेंट है कि 10,000 रुपए के आसपास जा रहा है और लास्ट 4 साल से जा रहा है और नेक्स्ट 11 साल के लिए है ये। तो ओके। मैं पर्सनली जो कि आपसे ट्विटर पे जुड़ा हूँ और आपसे रेगुलर इंटरेक्शन रहता है, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ये इन्वेस्टमेंट यही डायरेक्शन में थोड़ा और बढ़ाना चाहिए या जो मैंने LIC का अभी आएगा मैच्योरिटी उसको भी इन्वेस्ट करना चाहिए? जो आपकी LIC की पॉलिसीज हैं वो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं यस मैम, रजिस्टर्ड है और एक और इनकी for मैच्योरिटी example, कब है? एक रिसेंटली मैच्योर हुआ है मैडम, जैसा मैंने आपको बताया था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, वो मैंने 11 साल पहले किया था, तो उसका एक अमाउंट आया है लमसम अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए। तो उसको मैं चाह रहा था कि भाई किसी भी तरीके से हम लोग इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर में बच्चों को काम में आए, जैसा आप रेगुलरली हम लोगों को ABCD क्लास के थ्रू भी समझाते रहते हैं और जी। काफी कुछ आप मटेरियल शेयर करते हैं SIP के रिगार्डिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। और कीर्तन से समझते हैं कि कैसे आपकी सहायता की जा सकती है। तो कीर्तन, 8 फंड्स हैं इनके पास, 10,000 का कर रहे हैं निवेश, लेकिन इनके पास एक मुश्त रकम भी आ रही है इनकी LIC से जो मैच्योर हो रही है। अच्छी बात यह है कि आगे अब इन्होंने किसी LIC पॉलिसी में निवेश करने का मन नहीं बनाया है, तो मेरे ख्याल से वो मामला वहीं पर थम गया है। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि जो 8 फंड इन्होंने शामिल किए हैं वो किस लिहाज से सही हैं और जो एक मुश्त राशि इनके हाथ में आने वाली है, क्या उन्हें भी इन्हीं फंड्स में लगाया जा सकता है? अनिल जी, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ये समझना ज़रूरी है कि आप अगर 8 अलग-अलग फंड्स में निवेश करने वाले हो, अगर वो अलग-अलग फंड्स अलग-अलग AMCs के भी है, तो उससे डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं बढ़ता। ये एक मिसकंसेप्शन है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज़ में देखा है, बहुत सारे फंड्स इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है इससे पोर्टफोलियो उनका डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है आप जितने फंड्स ऐड करते जाएँगे, डाइवर्सिफिकेशन से ज़्यादा आप पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन और रिस्क बढ़ा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी राशि छोटी हो या बड़ी, 4 या 5 फंड्स से आप इक्विटी का पूरा पोर्टफोलियो आपका मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप 10,000 रुपए की SIP के लिए 8 फंड में निवेश कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले सलाह दूँगा कि इन 8 फंड्स को ट्रिम डाउन करके 4 फंड्स कर दीजिए। अब मुझे नहीं पता ये फंड्स में आपने निवेश कब से चालू किया है और कितना ट्रैक कर रहे हैं, पर बहुत सारे चेंजेस है 2018 और उसके आजू-बाजू इन सब फंड्स में। काफ़ी फंड्स के फंड मैनेजर्स चेंज हो चुके हैं, काफ़ी फंड्स के परफॉर्मेंसेस बहुत ड्रास्टिकली खराब हो चुके हैं। बहुत सारे फंड्स हैं जिनकी कैटेगरीज कंप्लीटली या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटली चेंज हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो 8 फंड्स हैं उनमें एक बहुत डीप रिव्यू की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपकी जगह पे होता और मेरे पास 10,000 रुपए होते अनिल जी, तो मैं उसे 4 स्कीम्स में स्प्लिट कर देता। जैसे मैंने इसके पहले वाले दर्शक को भी यही सलाह दी थी कि आपके पास मार्केट कैप में तीनों का एक्सपोज़र होना चाहिए अगर लंबे अवधि की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आपके पास रिस्क प्रोफाइल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में आप एक्सिस ब्लू चिप ले लीजिए, मिड कैप में आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ले लीजिए, स्मॉल कैप में SBI स्मॉल कैप ले लीजिए। और क्योंकि मैंने देखा है कि आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में काफ़ी टैक्स से रिलेटेड निवेश भी हुए हैं, शायद आप उसे ATC की लिमिट्स को यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। तो ATC की अगर आपकी एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट है तो मेरा टैक्स सेवर में डाल दीजिए। ये 4 फंड्स में 10,000 रुपए को या आपके जो 1 लाख रुपए LIC की मैच्योरिटी से आने वाले, उसे इक्वली स्प्लिट कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक काफ़ी बेहतर पोर्टफोलियो होगा। 4 फंड से ज़्यादा मत बढ़ाइए जब तक पॉसिबल है। आपकी SIP 20,000, 25,000, 30,000 कितनी भी हो जाए, आप 4 फंड्स में उसी वैल्यू को बढ़ाते रहिए। आई थिंक ज़्यादा फंड में ऐड करने से या पोर्टफोलियो में ऐड करने से डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता।
अनिल जी, उम्मीद करते हैं कि आपने तमाम फंड्स के नाम नोट डाउन कर लिए हों, और अगर नहीं तो ये शो तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर भी, और प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको ये शो मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और शो का आखिरी पड़ाव, निवेशक गुरु मंत्र। आदित्य, बताएं आपका निवेश का गुरु मंत्र क्या है? बहुत ही सिंपल है। मैं बिलीव करता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट में हमें बहुत सिंपल रहना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन, ये दोनों चीजें अगर आप सही से कर पाते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही कम टाइम के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा प्रोसेस जो है, राइट फ्रॉम इंश्योरेंस अप टिल एंड एसेट एलोकेशन तक, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है और उसको डिसिप्लिन के साथ 5, 10, 15, 20 साल तक फॉलो करना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपको कभी भी लाइफ में पैसों की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है, वो सारा ही प्रॉपरली डिजाइन होगा और प्रॉपरली मैनेज्ड होगा और कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेरी सिंपल, फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और डिसिप्लिन के साथ पेशेंटली इन्वेस्ट कीजिए और आराम से, शांति से, गलत तरीके से डिसीजन मत लीजिए। जब मार्केट ऊपर हो तो रिडीम मत कीजिए, जब मार्केट हो तब रिडीम मत कीजिए। राइट कीर्तन, आपका गुरु मंत्र? कविता जी, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर रिटर्न्स बनाने हैं तो एसेट एलोकेशन से ही बनते हैं, ना कि मार्केट टाइमिंग से। तो मार्केट टाइम मत कीजिए, अपना जो एसेट एलोकेशन है उससे स्टिक करे रहिए, उसी से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स लंबे समय में सबसे अच्छे निकलते हैं। और राइट, चलिए कीर्तन आपका, आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता की है। और इसी के साथ आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, और ये सवाल लिखित रूप में भी आप हमें भेज सकते हैं। चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड करके भी ये वीडियो आप हमें व्हाट्सएप पर अपलोड कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर हमें आपके सवालों का इंतजार होगा। नमस्कार।